गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपका व्याकरण का पाठ शुरू करने जा रही हूँ। सिलेबस के अनुसार आपका सर्वप्रथम विशेषण मैं आपको कराऊंगी। विशेषण बच्चों आपने 6th, 7th, 8th कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। फिर भी मैं आपको विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार पहले समझाऊंगी, उसके बाद में प्रविशेषण की परिभाषा और रचना समझाऊंगी। तो पहले विशेषण। विशेषता बतलाने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? विशेषण। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति, वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी आप समझ गए, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। परिभाषा: ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। छोटी सी परिभाषा है, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण: जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष कहलाता है। कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता को बताता है वह क्या कहलाता है? विशेष। जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक, भला व्यक्ति में नीला, छोटी, भला शब्द क्या है? विशेषण। किसी की विशेषता को बता रहे हैं। आकाश, पुस्तक आदि व्यक्ति ये क्या हुए? विशेष। यानी किसी विशेष व्यक्ति के लिए विशेष बात कही गई हो उसको हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। आपको पहले से ही याद होंगे, फिर भी आप फिर दोबारा इनको समझें और याद करें। पहला विशेषण है गुणवाचक। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है संकेतवाचक। 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण से आप क्या समझते हैं? किसी के गुण के बारे में बात कही जा रही है। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कैसे? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, काला कुर्ता, मीठा आम आदि। किसी के गुण की बात कही गई है उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सिंपल। संख्यावाचक विशेषण से आप समझ रहे हैं संख्या के बारे में बात कही जा रही है। संख्यावाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें निश्चित और अनिश्चित की बात कही गई है। मुख्यतः ये 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक जैसे 1, दूसरा, 3, चौगुना आदि।
अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कई, कुछ, बहुत, सब आदि। यानी निश्चित में कोई ना कोई अवश्य संख्या दी गई है और अनिश्चित में किसी भी प्रकार की कोई संख्या नहीं दी गई है। तो पहले हमने गुणवाचक सर्व विशेषण पढ़ा और दूसरा संख्यावाचक विशेषण पढ़ा। तीसरा है परिमाणवाचक। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की या मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, परिमाणवाचक, नाप, तोल आदि। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 2 लीटर, 5 किलो, 3 मीटर आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक में थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा आदि। यानी पहले की तरह निश्चित और अनिश्चित, कि निश्चित में संख्या दी गई है, अनिश्चित में नहीं दी गई है। संकेतवाचक, संकेतवाचक से आप समझ रहे हैं संकेत मात्र। संकेतवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूंकि मूल रूप में ये सर्वनाम है, इसलिए ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूँकि मूल रूप में ये सर्वनाम है, इसलिए ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। इन वाक्यों में इस, उस तथा कोई शब्द सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण है। अब है फिफ्थ, व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द हैं किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द ही की विशेषता बता रहे हैं। जैसे बनारसी साड़ी, काश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया आदि। इनमें बनारसी, काश्मीरी एवं बीकानेरी ऐसे ही संज्ञा शब्द हैं, यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द हैं किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। बच्चों, मैंने आपको दोबारा एक बार और दोबारा समझा दिया और आपको पहले से भी विशेषण पढ़ते आए हैं तो आपको विशेषण समझ में आ गया होगा, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। ठीक, अब हम आगे प्रविशेषण समझते हैं। ऐसे शब्द
जो विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। ये आपके कोर्स में भी है। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। वह बहुत परिश्रमी है, शीला अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी व विनम्र विशेषण है तथा बहुत अति प्रविशेषण है। विशेषण की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण ही होते हैं, किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण, संज्ञा प्लस प्रत्यय विशेषण। रंग प्लस ईन रंगीन, राष्ट्र प्लस ईय राष्ट्रीय, स्वर्ण प्लस हम स्वर्णिम, सर्वनाम से विशेषण, मैं प्लस अरा मेरा, तुम प्लस हारा तुम्हारा, क्रिया से विशेषण, पूजन प्लस ये पूजनीय, लूट प्लस ऐरा लुटेरा, झगड़ा प्लस आलू झगड़ालू, अव्यय से विशेषण, बाहर प्लस ई बाहरी, पीछे प्लस ला पिछला। तो बच्चों, इस प्रकार आपका विशेषण कंप्लीट होता है। विशेषण और विशेषण मैंने आपको दोनों ही समझा दिए हैं। आपको अपने कोर्स के अनुसार ये सारी ग्रामर आपको समझनी है। उसके बाद में मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाऊंगी। उपसर्ग और प्रत्यय में भी आपने 7th और 8th में पढ़ा होगा। तो पहले मैंने आपको विशेषण परिवेषण दोनों ही समझा दिए। अब मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझाऊंगी। पहले अगर उपसर्ग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उपसर्ग, और अगर टाइम बचता है तो उसके बाद में प्रत्यय भी आपको समझा दूंगी। ठीक है। उपसर्ग। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग इन दो शब्दों के मेल से बना है। नया टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना। जैसे उप प्लस हार उपहार। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू विदेशी भाषा के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। पहला, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अति, अधि, अनु, अप आदि। तो हम पहले करेंगे अति। अति का अर्थ होता है ऊपर। तो अति से बने हुए शब्द कौन कौन से होते हैं? और पहला उपसर्ग में आपको आगे से जोड़ना होता है और प्रत्यय में आपको पीछे से। तो अति से आपके कौन कौन से शब्द बनते हैं? अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतिसार आदि। तो आपके जो पेपर में आएंगे वो आपके शब्द बनाने के लिए आएंगे। जैसे आपको दे दे अति, अति के 4 शब्द बनाइए। तो अति में से आपको अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, अतिसार आदि। अधि। अधि का मतलब क्या होता है? प्रधान। तो अधि में से क्या होगा आपका शब्द? कौन से शब्द बन जाते हैं? जैसे अधिकार, अधिवेश,
अधिकरण, अधिष्ठाता। तो आपके मुख्य रूप से उपसर्ग की परिभाषा आ सकती है, उपसर्ग क्या होता है, और उपसर्ग से शब्द निर्माण करने को आएंगे। तो जो मुख्य हैं मैं आपको बता रही हूँ। अनु से कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह, अनुस। अप का मतलब अर्थ क्या है? दीनता। तो अप से मतलब क्या बनेगा? अपमान, अपयश, अपव्यय, अपकीर्ति। अपि का अर्थ है निश्चय। तो अपितु, अपिधान, अपरिहित आदि। अभि का अर्थ है सामने। अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख आदि शब्द। ठीक है। अब अनादर, हीनता, अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद आदि। ठीक है। उप का है आपका सहायता, उपहार, उपवेश, उपदेश। मैं आपको ये 21 पूरे संस्कृत के भेज दूंगी, वो आपको देखकर अपनी कॉपी में उपसर्ग की परिभाषा और जो मैंने आपको उदाहरण के लिए समझाए वो आपको पूरा ही करना है। अब मैं लेती हूँ संस्कृत के उपसर्ग के बाद में हिंदी के उपसर्ग। हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया जाता है। जैसे पहला उपसर्ग है आ, इसका अर्थ हुआ नहीं। तो आ का उदाहरण है, क्या नया शब्द निर्माण होगा? आकाश, अचेत, अटल। ऊ अर्थ है इसका ऊंचा, उछलना, उतरना, उजरना। फिर है औ का अर्थ है नीचे, औगुण, औघट, औसर। अन का क्या होगा? बिना। अर्थ क्या होगा? बिना, अनपढ़, अनदेखा, अनमोल। अघ का अर्थ है आधा, अधमरा, अधखिला, अधपका। अघा का अर्थ है नीचे, अधोत्पतन, अधोमुख, अधोगत। उन का अर्थ है एक कम, 59, 49, 79। ठीक है। भरा हुआ अर्थ है भरा हुआ, भरपूर, भरसक, परमार आदि। ठीक है। चौ का अर्थ है चार, चौमासा, चौराहा, चौखट। पर का अर्थ है दूसरा, परहित, परसुख, प्रकाश। बहु अधिक, बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन। ये मैंने आपको हिंदी के उपसर्ग के कुछ उदाहरण के द्वारा शब्द निर्माण कर बताए हैं, वो आपको समझने हैं, कॉपी में करने हैं। अब नेक्स्ट बचता है आपका उर्दू उपसर्ग। उर्दू उपसर्ग में क्या है? भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रहीं। अतः हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयोग होने लगे हैं। जैसे उपसर्ग है अल, इसका अर्थ हुआ निश्चित। अलविदा, अलवेला, अलमस्त। अल का शब्द निर्माण होगा अलविदा, अलवेला, अलमस्त। ठीक है। ना का अर्थ है रहित, नालायक, नापसंद, नापाक। एन अर्थ है ठीक, एन वक्त, एन नायक, एन मौका आदि। खुश का अर्थ है अच्छा, खुश मिजाज, खुशकिस्मत, खुशखबरी। कम का अर्थ है थोड़ा, कमजोर, कम सिन, कम अकल। हम साथ, हमदम, हम सफ़र, हम राह। इस प्रकार से आपको कुछ उदाहरण मैंने उर्दू के दिए हैं, वो आपको करने हैं। अब उपसर्ग और प्रत्यय में क्या समानता है ये आपको समझनी है। उपसर्ग और प्रत्यय भी नया टॉपिक अभी लेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय में समानता। उपसर्ग और प्रत्यय
दोनों ही शब्द के अंश होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं। इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जाता। दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है। दोनों का ही एक अंतर निकल कर आता है। एक शब्द में इन दोनों को साथ भी जोड़ा जा सकता है। जैसे उपसर्ग है अभी, मूल शब्द है मान, प्रत्यय है ई, तो अभी नया शब्द क्या बना? अभिमानी। उपसर्ग है आ, मूल शब्द है ज्ञान, प्रत्यय है ई, तो क्या हुआ? अज्ञानी। स्व, मूल शब्द है तंत्र, प्रत्यय है ता, नया शब्द क्या बना? स्वतंत्रता। तो बच्चों, मैंने आपको पहले विशेषण, प्रविशेषण, प्रविशेषण, उसकी रचना के बारे में बताया। फिर नया टॉपिक हमने लिया उपसर्ग, जिसमें संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उनके उदाहरण सहित शब्द निर्माण के बारे में बताया। अब मैं आपको प्रत्यय की परिभाषा और उसके प्रकार ही बताऊंगी। प्रत्यय, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगातार उसके अर्थ को बदल देते हैं और नए अर्थ का बोध कराते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगाकर उसके अर्थ को बदल देते हैं और नए शब्द का बोध कराते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसा आपको पता है, अभी हमने उपसर्ग पढ़ा, तो उसमें आगे से नए शब्द का निर्माण करते हैं, नया शब्द बनता है, और इसमें प्रत्यय में पीछे से लगाते हैं, फिर नया एक शब्द बनता है। भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे खिल प्लस आड़ी, खिलाड़ी, मिल प्लस आवट, मिलावर, पढ़ प्लस आकू, पढ़ाकू, झूल प्लस आ, झूला। हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। इसमें है कृत प्रत्यय और त्वदित प्रत्यय। संस्कृत प्रत्यय: इत, हर्षित, गर्वित, लज्जित, पलवदित। एक मानसिक, धार्मिक, मार्मिक, परिश्रमिक। इसमें भी आपको शब्द निर्माण के ही ले आएंगे, छोटा दे देंगे। जैसे इत, तो आपको हर्षित, इत आपको बोलकर आपको पता चल जाएगा इसमें इत आ रहा है। इक, मानसिक, धार्मिक, मार्मिक, परिश्रमिक, इसमें पीछे आपको इक की आवाज आ रही है। ठीक है। ये भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, स्थानीय शब्द है। ये आग्नेय, पाथेय, रागेय। ठीक। बान, धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान। शाली, वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली। अब हिंदी प्रत्यय में आइए। कृत प्रत्यय और त्वदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगाकर नए शब्दों की रचना करते हैं। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगाकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय न से अर्थ बनेगा बेलन, बंधन, नंदन, चंदन। ई, बोली, सोची, सुनी, हंसी। अन, मोहन, रटन, पटन आदि। आहट, चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट। ठीक है। विशेषण की रचना जब हम करेंगे तो क्या होगा? आलू, दयालु, कृपालु, श्रद्धालु। शब्द निर्माण आलू से क्या बने? दयालु, कृपालु और श्रद्धालु। ये मैं आपको
इसलिए भी समझा रही हूँ, टॉपिक जल्दी ले रही हूँ, क्योंकि आपको ये पहले से भी मैंने करा चुके हैं। 8th में भी आपको कराया था और 7, 6 से आप ये सब करते आ रहे हैं। आड़ी, खिलाड़ी, अगाड़ी, अनाड़ी, पिछाड़ी। आऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, दिखाऊ। अब कृत प्रत्यय के भेद हैं कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। फिर कृतवाचक कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हार, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको अपने मुख्य रूप से परिभाषा और उन पर शब्द निर्माण पर ध्यान देना है, क्योंकि आपका शब्द निर्माण ही आएगा। जैसे मैं आपको बताती चल रही हूँ, जैसे हार से क्या होगा, पालनहार, रहा नहार, बाला रखवाला, लिखने वाला, घर वाला आदि। फिर है आपका कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्म का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ओना, खिलौना, नी, ओढ़नी, मथनी, छलनी। ऐसे करणवाचक कृत प्रत्यय साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अन्न, पालन, मोहन, झाड़न। नी, चटनी, कतरनी, सूंघनी। फिर है आपका नेक्स्ट भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कहलाते हैं। जैसे आप, मिलाप, विलाप, आवट, सजावट, मिलावट, लिखावट। आव, बनाव, खिंचाव, तनाव। आई, लिखाई, खिंचाई, चढ़ाई। फिर है आपका क्रियावाचक मूल प्रत्यय, तो क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे या, आया, बोया, खाया। कर, गाकर, देखकर, सुनकर। आ, सूखा, भूखा, भूला आदि। तो अद्वित प्रत्यय क्या है, क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जोड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तो अद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव प्लस ता, मानवता। जादू प्लस गर, जादूगर। बाल प्लस पन, बालपन। तद्धित प्रत्यय के भेद हैं कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आर प्लस सुनार, गर प्लस बाजीगर, ई प्लस माली, तेली। भाववाचक तद्धित प्रत्यय भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आहट का होगा कड़वाहट, ता सुंदरता, मानवता, आपा मोटापा, बुढ़ापा। यानी सब आपको शब्द निर्माण में ही आएगा, आपको कहीं भी कुछ ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शब्द निर्माण और परिभाषा ही आएगी। लेकिन ये आपको समझाने के लिए किस प्रकार से आ सकता है, ये इसलिए आपको पूरा समझाया जा रहा है। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एक शारीरिक, सामाजिक, मानसिक। आलू, कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वन, गुणवान, धनवान, बलवान। ये भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय। ठीक है। फिर आपका स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बाला शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला। इया उदयपुरिया, जयपुरिया, मुमैया आदि। फिर है उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय लघुता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इया लुटिया, ई प्याली, नाली, बाली, डी चमड़ी, पकड़ी आदि। फिर है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्वीकारवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। जैसे आइन, पंडिताइन, ठकुराइन। इन, मालिन, कुम्हारिन, जोगिन, नी। आनी
सेठानी, पटरानी, जेठानी। फिर है आपका उर्दू के प्रत्यय में भी आपको समझाई देते हैं। उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे समय तक प्रचलन में रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के प्रत्यय भी प्रवेश आने लगे। जैसे गीक आपका शब्द है और नए निर्माण क्या बनाना है, गी से ताजगी, बानगी, सादगी। घर से कौन से शब्द बनेंगे, कारीगर, बाजीगर, सौदागर। नकलची, तोपची, ये सब उर्दू के शब्द हैं। अफीमचरी, दार, हवलदार, जमींदार, किराएदार, खोर, आदमखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर। नए शब्द बन रहे हैं उर्दू के प्रत्यय से। नामा, बाबरनामा, जहांगीरनामा, सुलहनामा। बज, धोखेबाज, नशेबाज, चालबाज। मंद, जरूरतमंद, एहसानमंद। ठीक है। बाद, सिकंदराबाद, औरंगाबाद, औजमाबाद। इक्शा, इंदिरा, वाशिंदा, शर्मीला, परिंदा। गहा, ख्वाहिशगाह, ईदगाह, दरगाह। गीर, आलमगीर, जहांगीर, राहगीर। तो बच्चों, हमने आपको सर्वप्रथम विशेषण पढ़ाया, विशेषण के बाद में परिविशेषण की रचना पढ़ाया, फिर नया टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय को समझाया, फिर आपको प्रत्यय और प्रत्यय के सब प्रकार हिंदी, उर्दू, संस्कृत आदि के आपको अभ्यास के लिए कराए। अब आपको अभ्यास करना है और आपको होमवर्क में मैं आपको ये परिभाषाएं इनके प्रकार करने को दूंगी, वो आपको करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।